पाठ है बेटा वो है नमक का दरोगा, और इसके रचयिता कौन है? प्रेमचंद जी। इससे पहले भी आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में सुना है कि वो बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, और साथ ही साथ उनकी जितनी भी रचनाएं हैं कहीं ना कहीं हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं, और उन्होंने समाज की वास्तविकता को, वो चाहे उसका अच्छा पक्ष है चाहे बुरा पक्ष है, उसको हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो इनका पाठ है वो है कौन सा? नमक का दरोगा। और इस पाठ के माध्यम से भी लेखक ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की ही जीत। ठीक है जी। तो ये पाठ पूरा का पूरा जो हम कर तो पहले भी कई बार चुके हैं, और आज जो है मैं इसका सारांश आप लोगों को बताऊंगी कि पहले क्या हुआ था कि भारत में जब नमक का जो विभाग था वो नया नया बना था, और हर कोई व्यक्ति नमक का दरोगा का पद पाने के लिए ललायित रहते थे। क्यों? नमक की कालाबाजारी की जाती थी, और जब ये नमक का विभाग बनाया गया था तो सबको लगता था कि ये वाला जो है ये मासिक आय के अतिरिक्त 20 के ऊपर कमाई की जा सकती है। पंडित अलोकुद्दीन का इसमें जिक्र किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें पात्र है, जो बेईमानी करता है, अपने पैसे के बलबूते पर हर किसी को खरीदने का प्रयास करता है। और यहाँ पर भी उसने यही काम किया कि जब मुंशी बंशीधर के जो पिता थे वो उनसे कहते हैं कि तुम भी नौकरी की कहीं पर तलाश कर लो, वो पुरोहिताई का काम करते थे कि अब तो जो है मैं भी बुजुर्ग हो चला हूँ और उससे घर का गुजर बसर करना आसान काम नहीं रहा, तो वो उसे कहते हैं कि तुम कोशिश करना कि नमक के दरोगा का पद एक तो प्रतिष्ठित माना जाता था और उनको लगता था कि इससे ऊपरी आय भी होती है। लेकिन अब देखो यहाँ पर जो मुंशी बंशीधर के पिता थे वो बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी बेईमानी भी झलकती है कि वो भ्रष्टाचारी थे। वो कहते थे कि तुम भी ऐसा ही कोई पद प्राप्त करो, और फिर कहते थे कि जो मासिक आय होती है वो तो पूर्णमासी के चांद की तरह होती है कि जो दिन पर दिन घटती 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 15 दिन के बाद एकदम मानो खत्म हो जाती है बिल्कुल ही। तो यहाँ पर जब ऊपरी आय होगी तो घर का गुजर बसर जो होगा वो भली प्रकार से होगा। देखिए मुंशी बंशीधर को आगे चलकर नमक के दरोगा का पद भी मिल जाता है, वो उस पर काम भी करने लगता है। और एक बार क्या होता है कि गाड़ियों में नमक रात को चुराने का प्रयास जो है पंडित अलोकुद्दीन और उसके कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा था। उसके कारिंदे जो है जैसे ही गाड़ियां वहां से लेकर जा रहे थे तो मुंशी बंशीधर को उस बात का पता चल जाता है। उन्होंने गाड़ियां रुकवाई और कहा कि इस नमक को तुम वापस यहाँ पर उतार दो, लेकिन पंडित अलोकुद्दीन जो थे उन्होंने सोचा कि पैसे के बलबूते पर हर चीज खरीदी जा सकती है, और इसलिए उन्होंने क्या किया था जी, उन्होंने रिश्वत देने का प्रयास किया कि अगर मैं मुंशी बंशीधर को, क्योंकि इससे पहले जितने भी दरोगा थे वो ऐसे ही काम चला रहे थे, उसको पता चला कि नहीं, उसने कहा कि नहीं मैं बिकाऊ नहीं हूँ, और उसने नमक वापस रखकर और उसके खिलाफ जो है केस कर दिया कि आपने जो है नमक की चोरी की है, भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या बेटा, उस समय तो कहते हैं ना। और यहाँ पर एक और चीज याद रखना बेटा, यहाँ पर लक्ष्मी के ऊपर भी धर्म की जीत दिखाई गई है। पंडित अलोकुद्दीन को लगता था कि तुम पैसे के बलबूते पर सारी चीजें खरीद सकते हो, वो लक्ष्मी को महान मानते थे कि लक्ष्मी से धर्म भी खरीदा जा सकता है, ईमानदारी भी खरीदी जा सकती है, सच्चाई भी खरीदी जा सकती है। ठीक है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही आरंभ में। तो पंडित अलोकुद्दीन जो है वो केस जो है उनका अदालत में चलता है, पैसे के बलबूते पर बड़े से बड़ा वकील कर लेते हैं, और इधर से जो मुंशी बंशीधर थे वो अकेले रह जाते हैं। उनके पक्ष में जो है बहुत ज्यादा पैसे का अभाव था, तो कोई आ भी नहीं पाता, गवाह भी नहीं बने। खूब इस बात की वहां पर शहर में चर्चा हुई, और जब अदालत में ये केस आया तो पैसे के बलबूते पर पंडित अलोकुद्दीन उसको जीत गए, और नमक का जो दरोगा था मुंशी बंशीधर, उसको अदालत ने फटकार लगा दी कि तुम अब इस पद पर गए हो, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि इस प्रकार किसी इज्जतदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ तुमसे कोई काम ऐसा ना हो कि जिससे। लेकिन होता क्या है बेटा, थोड़े दिन बाद जब वो केस चलता जाता है, अंत में क्या होता है कि मुंशी बंशीधर को अपना नमक के दरोगा का पद भी गंवाना पड़ता है। ठीक है, तो वो उससे जैसे ही त्याग पत्र देता है, उसकी नौकरी चली जाती है, उसके बाद वो अपने घर आ जाता है। घर आकर उसके जो पिता है और पत्नी है बहुत बड़बड़ करते हैं, उसको कहते हैं कि तुमने ये बहुत गलत काम किया, अगर तुम पंडित अलोकुद्दीन के अनुसार चलते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। तो उनको क्या लग रहा था कि अब घर की कमाई तो चली गई, घर के हालात अच्छे नहीं थे। ये सारा काम होने के बाद भी
एक दिन वो क्या देखते हैं बेटा कि पंडित अलोकुद्दीन जो है वो लौट कर उसके पास आते हैं और उसके पास एक शपथ पत्र लेकर आते हैं जिसमें लिखा होता है कि तुम जो है मेरी स्थायी संपत्ति का, बहुत पैसे वाला वो था, कि तुम जो है मेरी स्थायी संपत्ति के मैनेजर बन जाओ और तुम्हें मैं गुजारा भत्ता भी इसके साथ साथ दूंगा। हालांकि मुंशी बंशीधर को लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वो कहते हैं कि आपको तो एक अनुभवी और पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन वहां पर पंडित अलोकुद्दीन क्या कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और अनुभवी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारे जैसे खड़ूस नमक के दरोगा की जरूरत है। उदंड, या वो था ना उदंड की, वो माना नहीं था, रिश्वत नहीं ली थी, ईमानदार दरोगा की जरूरत है। तो यहाँ पर देखो बेटा पंडित अलोकुद्दीन का एक अच्छाई वाला पक्ष उजागर होता है कि यहाँ पर उसने पैसे का लालच नहीं दिखाया और उसने उसके गुणों को पहचाना कि वो एक ईमानदार है, कि जो व्यक्ति सरकारी नमक विभाग के दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित होकर जिसने रिश्वत नहीं ली, तो मैं क्यों ना उसको अपनी सारी संपत्ति का मैनेजर बना दूं, क्योंकि उसको भी एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी। तो इस प्रकार बेटा ये जो पाठ हमारा खत्म होता है, ये हमें ये सीख देते हुए खत्म होता है कि लक्ष्मी के ऊपर जो है धर्म की जीत, की सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से जो काम व्यक्ति करता है वो अवश्य ही एक न एक दिन सफल जरूर होता है। ठीक है, तो देखिए पंडित अलोकुद्दीन पहले खुद भ्रष्टाचारी था, पैसे के बलबूते पर उसने सबको नचाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी अंत में वो भी इस बात को मानने को तैयार हो जाता है कि ईमानदार व्यक्ति तो बिरले ही होते हैं और बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं। तभी उसने बिना कोई समय गवाए मुंशी बंशीधर को जो है ये ऑफर दे दिया कि तुम जो है मेरी संपत्ति के स्थायी मैनेजर बन जाओ। ठीक है जी, और उसके बाद उसने सहर्ष से स्वीकार भी कर लिया। तो अब इसके साथ हम लोग प्रश्न उत्तरों की दोहराई करेंगे और इस पाठ की सारा पाठ का सारा समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो प्रश्नों के उत्तर देने में मुझे लगता है कि आप लोग सक्षम होंगे। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इसको कंटिन्यू रखना, ठीक है। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? आप लोगों की तरफ से भी जवाब आना चाहिए, क्योंकि अभी प्री बोर्ड में आप लोगों ने एग्जाम भी दिया था, तो बड़ा सबने बहुत सही से लिखा हुआ था। कौन सा पात्र प्रभावित करता है? सर आपका भी बिल्कुल सही था, मुंशी बंशीधर। मुंशी बंशीधर क्यों प्रभावित करते हैं? ईमानदार, क्योंकि वो बिल्कुल ईमानदार थे, अपने कर्तव्य के प्रति पूरे कर्तव्य निष्ठ थे, ठीक है, और भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे। उनका ये मानना था कि केवल और केवल लक्ष्मी के आधार पर ही, अर्थात पैसे के बलबूते पर ही सब कुछ नहीं पाया जा सकता, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई से सबके मन को जीता जा सकता है और अपना जीवन अच्छी प्रकार से गुजर बसर किया जा सकता है। ठीक है जी, अगला है नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोकुद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पक्ष उभर कर आते हैं? दो पक्ष उभर कर आते हैं, कौन कौन से? जब पहले बेशक यहाँ आकर सुनाओ, ये ऐसे कंटिन्यू रखेंगे और प्लीज सुनने का अच्छे से प्रयास करना। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोकुद्दीन एक भ्रष्ट आदमी था। इस कहानी के आधार पर उसके दो पहलू नजर आते हैं। पहला प्रशंसनीय है, जिसमें वो अंत में मुंशी बंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बना देता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है। और दूसरा निंदनीय, जिसके अंदर वो सबसे पहले उसे रिश्वत देकर खरीदने का प्रयास करता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, दो पहलू, हालांकि परम आपने सही बताया, लेकिन पहले जो है हम उसके निंदनीय पक्ष को लिखेंगे कि एक पहला जो पक्ष है वो उसका निंदा के योग्य है, अप्रशंसनीय है। कौन सा? कि जब वो पैसे के बलबूते पर नमक के दरोगा को रिश्वत देकर उसे खरीदने का प्रयास करते हैं, भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया, और उसके बावजूद भी उन्होंने पैसे के बलबूते पर पूरी अदालत को, जज को, सभी विभाग को खरीद लिया, जिससे कि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर को अपना पद गंवाना पड़ा। जबकि दूसरा जो पक्ष है उनका वो प्रशंसा के योग्य है। कौन सा? कि जिसमें वो अंत में ईमानदारी, सच्चाई की जो है कीमत को समझते हैं, और मुंशी बंशीधर को जब उनको पता चलता है कि उसका पद तो चला ही गया था, उसके बाद वो उसको अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बना देते हैं। उन्हें भी लगता है कि लक्ष्मी से बड़ा धर्म होता है।
अगला प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशी किस सच्चाई को उजागर करता है? रिश्वतखोरी को। वो वृद्ध जो मुंशी थे वो क्या करते हैं? अपने बेटे को रिश्वत मुंशी बंशीधर को कहते हैं कि भाई मासिक आय है वो तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है और तुम जो है रिश्वत लेना, डायरेक्ट नहीं कहते, हाँ कि भाई ये तो बिल्कुल ऐसे है, तो वो तो जो नमक के दरोगा का पद है इसको पाने का प्रयास करना, और मतलब वो कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचारी का समर्थन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है वकील। वकील क्या करते थे? पैसे की लालच में, जी पैसे के लालच में जो है, हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, वो अपना पद छोड़कर नमक का दरोगा के वो पद के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। नहीं बेटा, जो वकील लोग थे वो भी पैसे के बलबूते पर बिकाऊ हो गए थे और उन्होंने सच्चाई का साथ ना देकर गलत जो अलोपैथिक अलोपैथिक थे उनका साथ देने का प्रयास किया। बैठिए। उसके बाद बेटा शहर की भीड़। शहर की भीड़ कैसी होती है कि चाहे गलत हो चाहे सही हो, अगर किसी की टांग खींची जा रही होती है तो सब उसका तमाशा देखने के लिए चल पड़ते हैं, कोई किसी की मदद करने के लिए भी आगे नहीं आता। और यही हुआ था कि सभी ने जो है नमक के दरोगा की खिलाफत की थी वहां पर, तभी तो वो केस हार गया था ना, और उसको सचेत कर दिया गया था कि भविष्य में आप ऐसा कोई काम करने का प्रयास ना करें। उसके बाद है बेटा, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। देखिए वही पंक्तियां आ गई हैं उसी तरीके की कि नौकरी पर तुम ध्यान मत देना, निगाह पीर का मजार। पीर का मजार क्या होता है बेटा? हम लोग जाते हैं तो वहां पर सभी लोग अपनी वो डालते हैं ना, जिसकी भी जो भी इच्छा होती है, तो वो कहते हैं कि तुम हमेशा उस चादर पर ध्यान रखना जिसके ऊपर की चढ़ावा चढ़ाया जाता है। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपर की आय हो, अर्थात ऊपर की कमाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ऐसे काम करने का प्रयास करना। ठीक है। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। कि जैसे होता है ना भैया कि भैया जो मासिक तनख्वाह आपको मिलेगी वो तो पूर्णमासी के चांद की तरह कि एक दिन तो पूरा दिखाई देगा, उसके बाद घटता घटता अमावस तक लुप्त हो जाता है। तो 15 दिन में जो है मासिक आय तो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। देखो उसकी क्या सोचती कि ऊपर की कमाई तो समझो ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम खुद विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ये किसकी उक्ति है? वृद्ध मुंशी बंशीधर के पिता। वेरी गुड। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? एक दिन तो पूरा दिखाई देता है और उसके बाद घटते घटते समाप्त हो जाता है। बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद है क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? नहीं, क्योंकि बेटा अक्सर हम माता पिता को किस संदर्भ में देखते हैं कि माता पिता हमेशा ही अपने बच्चों को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं, अच्छा मार्ग दिखाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन यहाँ पर मुंशी जी सच्चाई और ईमानदारी सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुंशी बंशीधर के पिता ने क्या किया? वो उसे गलत रास्ते पर चलने की सलाह दे रहे थे। ठीक है, उसको भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में लिप्त होने के प्रति ललायित कर रही थी। ठीक है जी। नमक का दरोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए, या आप अपने आधार पर कोई भी दे सकते हो। वो भी लिखा जा सकता है कि सत्य की जीत, धर्म की जीत, इस तरीके से जो है आप कोई भी इसमें दे सकते हो। भ्रष्टाचारी की हार का, और फिर आधार तो बताना ही है कि जो पंडित अलोपुद्दीन थे वो रिश्वतखोरी के पक्षधर थे, भ्रष्टाचार करने के पक्षधर थे, लेकिन उसके बावजूद भी अंत में उनकी हार ही हुई ना, कि वो जीत गया और अंत में वो उसके पास पहुंच गए। जीतकर भी हार गए। जी, वो जीत कर भी हार गए। बिल्कुल बढ़िया। कहानी के अंत में अलोपुद्दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? बताओ बेटा, क्या कारण हो सकते हैं?
मैं वो बहुत ज़्यादा ईमानदार था और उनका बीवी धोखा नहीं देता उसको, इसलिए उसने उसको नियुक्त किया। ठीक है, बैठिए। देखिए, मुंशी बंशीधर के बारे में पंडित अलोकुद्दीन को पता चल चुका था। उसको पता था कि सब लोग उसकी माया के आगे सलाम करते थे, उसे झुकते थे, उसके पैसे का बहुत बोलबाला था। इतना कुछ होने के बावजूद भी चारों तरफ उसके नाम का डंका बजता था, लेकिन इसके बावजूद भी जब उसने नमक के विभाग में घपला करने का प्रयास किया, वहां से नमक चोरी करके जाने का प्रयास किया, तो मुंशी बंशीधर ने जो है उसके ऊपर के पैसे लेने से इनकार कर दिया, रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। और इसलिए पंडित अलोकुद्दीन उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। भले ही उन्होंने अंत तक उसके साथ कुछ भी किया, लेकिन उन्हें पता चला कि ऐसा ईमानदार व्यक्ति आज के समय में मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यही कारण था कि उन्होंने उसे अपनी स्थायी संपत्ति का मैनेजर कर दिया। अब आप कैसे इस काम को करते हैं, ऐसे ही करते ना। अब बेटा अक्सर क्या होता है, देखो कहानी लेखन भी होता है, तो कहानी जब भी कोई लिखी जाती है बेटा, अक्सर कहानी हमें कोई ना कोई सीख प्रदान करके जाती है, कोई ना कोई हितेश प्लीज, कोई ना कोई शिक्षा देकर हमें जाती है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम भी किसी कहानी का अंत करते तो वो सुखद ही करते या शिक्षाप्रद करते, जिससे कि हमें भी कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिले। ठीक है जी। उसके बाद बेटा दरोगा बंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोकुद्दीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोकुद्दीन की सहृदयता पर मुक्त होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी करता को तैयार हो जाता है। आपके विचार से बंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? जाहिर सी बात है बेटा, वो तैयार हो गया था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं, प्लीज पीछे से आवाज नहीं, कि कहीं ना कहीं पंडित अलोकुद्दीन ने जो है अपनी गलती को मान लिया था और बंशीधर के घर के हालात जो थे बेटा वो सही नहीं थे। तो उसे लगा कि जब ये व्यक्ति भरोसा करके, भले ही उसकी वजह से उसकी नौकरी गई, लेकिन उसने जब अपनी गलती का पछतावा माना और उसको जब नौकरी देने के लिए, नौकरी भी अच्छी, तो जाहिर सी बात है कि उसके द्वारा जो नौकरी पकड़ी गई वो बिल्कुल सही था। शायद आप और हम होते तो भी हम ऐसा ही करते। अगला प्रश्न है, नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों का जी लल जाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग ललायित रहते होंगे, और क्यों? बहुत सारे पद हैं। हर विभाग की अगर हम बात करें, पहले कहते हैं नमक का दरोगा था और आज ये आईएएस भ्रष्टाचारी होते हैं। क्या बात कर रहे हो आप लोग, कैसी बात कर रहे हो? क्यों? वो ठीक, वो शायद खनन विभाग बोल रहा था या कोई, वो ठीक कह रहे हैं कि अगर इस तरीके के जहां अनाज का भंडारण होता हो, जहां पर और सारी जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, तो पता नहीं कितने बेटा, अगर बात करें ना तो कोई भी विभाग ऐसा नहीं है अगर हम उसके बारे में सोचें। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, और आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को भ्रष्टाचारी? नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो बेटा, एक चरित्र जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद है, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो, या आप अपने आधार पर लिख सकते हो कि आपने कोई तर्क दिए हो, लेकिन उसके बाद आपके मन में जो भ्रांति थी, जो भ्रम था, वो बिल्कुल एक तरीके से सही साबित हो गया हो। तो ये आप लोग, अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है, वैसे आता नहीं है इस तरीके का, लेकिन आप अपने आधार पर यहाँ पर लिख सकते हो कि आपको भ्रम था, लेकिन जब आपने तर्क दिए तो वो लगा कि वो भ्रम ना होकर सच्चाई। ठीक है जी, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। प्रश्न उत्तर सहित है।